स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग 2024 में पूछे गए पेपर 347 जीडी के प्रश्न 5 को हल करेंगे। इससे पहले के प्रश्न आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं। जो लोग वीडियो नहीं देख पाए हैं तो ऊपर एक लिंक आया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप इसी पेपर के शुरू के 1 से 4 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब 5वें प्रश्न में यहाँ कहा है कि अम्लीय केमेनोफोर विलयन किस प्रकार फेरस सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्जेलिक अम्ल और सोडियम थायोसल्फेट से क्रिया करता है। तो देखिए, इन पदार्थों से क्रिया करते समय अम्लीय केमेनोफोर अपना ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। अब वो किस प्रकार ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है, पहले उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ लिखा अम्लीय केमेनोफोर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर केमेनोफोर के साथ कोई अम्ल है और वह अम्ल हमारा होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इन दोनों की क्रिया किस प्रकार होती है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इस क्रिया में जो आपका केमेनोफोर है अम्ल में जाते ही पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी उससे के अलग हो जाएगा जिस पर एक प्लस होता है, Mn भी अलग हो जाएगा जिस पर 2 प्लस होता है, और ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा जिस पर डबल माइनस होता है। इसी प्रकार हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल जब वो टूटेगा तो वहाँ H पर प्लस आएगा और हमारा जो सल्फेट आयन है SO4 इस पर आ जाएगा 2 माइनस। अब इस क्रिया में देखिए, इसका जो प्लस है वो क्रिया करेगा उसके माइनस यानी SO4 से। Mn पर भी प्लस है तो वो भी क्रिया करेगा SO4 से। तो पहले जब KSO4 से क्रिया करेगा तो वो बना लेता है K2SO4। ठीक है, इसके बाद Mn की क्रिया भी SO4 से होगी और Mn बना लेता है यहाँ पर MnSO4। ठीक, इसके बाद ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेता है H2O। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए पोटेशियम 2 बार है। इस पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 से गुणा किया, तो आप यहाँ पर देखो Mn में भी 2 का गुणा हो गया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम दाएं तरफ के Mn में भी 2 से गुणा करेंगे। अब आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए कि आपके पास SO4 कितना है। ये देखिए, यहाँ पर SO4 कितनी बार है, 1 बार, और यहाँ पर जो SO4 है वो हमारा 2 बार है, यानी कुल 3 SO4 हैं। यहाँ SO4 1 बार है तो हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। अब हमारे पास देखिए, हमने K को बैलेंस कर लिया, Mn को बैलेंस कर लिया, SO4 को बैलेंस कर लिया। अब हमारे पास बचे क्या हैं, ऑक्सीजन देखिए 4 बार हैं और यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन जो हमारे पास बचे हैं वो ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। जबकि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 6 हैं। अब अगर 6 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन में जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन बराबर हो गया है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन केवल 3 ही निकला है। इसका मतलब 8 ऑक्सीजन में से अगर 3 ऑक्सीजन निकल गए हैं तो 5 ऑक्सीजन हमारे पास अभी भी बचे हैं, और वे 5 ऑक्सीजन हमारे नवजात रूप में यानी नेसेंट रूप में निकलते हैं। अब यही नवजात ऑक्सीजन उन पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। तो आप देखिए, इस ऑक्सीकारक गुण में केमेनोफोर के 2 अणु लगे यानी 2 केमेनोफोर हुआ है, और H2SO4 के 3 अणु लगे हैं, और यहाँ पर बना है K2SO4 + 2 MnSO4। जल के 3 अणु मिलेंगे और साथ ही साथ हमको 5 ऑक्सीजन मिलेगा। अब चलिए इनकी क्रिया को आपको समझाते हैं। मान लीजिए अम्लीय केमेनोफोर की पहली क्रिया फेरस सल्फेट से है। अब फेरस सल्फेट से क्रिया कैसे होगी आप खुद देखिए। सबसे पहले हमने वही समीकरण लिख दिया जो समीकरण अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था। ये देखिए, K2SO4 बन गया, 2 MnSO4 बन गया, 3H2 और 5 ऑक्सीजन बच गए। अब इसके बाद यहाँ पर पहली क्रिया हमको फेरस सल्फेट से करानी है। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पर लिख देंगे फेरस सल्फेट। अब ये फेरस सल्फेट करेगा क्या, ये करता ये है कि इस ऑक्सीजन को, ये जो नवजात ऑक्सीजन निकला था, ये उससे क्रिया करेगा और अपने साथ H2SO4 बुला लेता है। और जैसे ही फेरस सल्फेट क्रिया करेगा, यह फेरस सल्फेट आपका बदल जाएगा फेरिक सल्फेट में। फेरिक सल्फेट का फार्मूला होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब यहाँ देखिए, तो Fe2 चाहिए, यहाँ पर Fe1 है तो हम आगे यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, और जैसे हम यहाँ Fe पे 2 का गुणा करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए SO4, यहाँ देखिए SO4 जो है उसमें 2 का गुणा यहाँ हो रहा है और एक SO4 यहाँ, यानी 3 SO4 मेरे पास हो जाएंगे। तो देखिए, हमको 3 SO4 की ही ज़रूरत थी और Fe हमको 2 चाहिए था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया है। अब इसके बाद ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच जाएगा, इनकी क्रिया से बन जाएगा यहाँ पर H2O। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमने FeSO4 की जो क्रिया कराई है, वहाँ पर हमने
FeSO4 को H2SO4 और O से क्रिया करा के Fe2SO4 का होल तरह यानी फेरिक सल्फेट बना लिया और जल बना लिया। यहाँ हमने 5 का गुणा क्यों किया है? क्योंकि इस अभिक्रिया में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हम केवल एक ही ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर 5 ऑक्सीजन बना हुआ है। ये दोनों ऑक्सीजन बराबर होने चाहिए, इसलिए हमने इस समीकरण में 5 का गुणा किया है और 5 का गुणा करने के बाद हमारा ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया है वही जोड़ के लिख देंगे। तो देखिए यहाँ बच गया 2KMnO4, वो हमने लिख दिया है। H2SO4 की संख्या देखिए 3 यहाँ पर मिला है और यहाँ पर देखिए H2SO4 में 5 का गुणा हो रहा है, तो कुल हमारे पास ऊपर 3 H2SO4 है और नीचे 5 H2SO4, तो कुल H2SO4 की संख्या 8 हो गई है। और यहाँ देखिए FeSO4 2 है, लेकिन जब ये 5 का गुणा होगा तो 5 का गुणा होने के चलते कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 10 FeSO4। यहाँ देखिए फेरिक सल्फेट में भी कितने का गुणा हो जाएगा? वो गुणा होगा 5 का, तो ये हो जाएगा 5 फेरिक सल्फेट। ऊपर आपका K2SO4 है वो मिल जाएगा और 2MnO4 जो है वो भी मिल जाएगा। और लास्ट में 3 जल के अणु यहाँ हैं और 5 जल के अणु यहाँ हैं, तो कुल हमारे पास 8 जल के अणु हो जाएंगे। अब अगली क्रिया आती है कि सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कैसे करेंगे। तो देखिए अगर सल्फर डाइऑक्साइड से हमको क्रिया करानी है तो सेम वही समीकरण जो हमने ऊपर लिखा था वही समीकरण हमने यहाँ लिख दिया है। अब इस क्रिया में होता क्या है, इस क्रिया में आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन जो यहाँ उत्पन्न हुआ उसको बुलाएगा और जैसे उससे क्रिया करेगा तो SO3 बन जाएगा और SO3 जल में घुलनशील होता है तो तुरंत वो H2O में घुल जाएगा और ये सब मिल के बना लेंगे H2SO4। देखिए H2SO4, तो यहाँ पर देखिए मैंने वही चीज़ बताया। देखिए ये SO2 यहाँ पे है, इसने नवजात ऑक्सीजन को बुलाया, देखिए यहाँ बुला लिया है। जल भी आ गया है तो जल भी यहाँ बुला लिया है और देखिए H2SO4 बना है। हमने फिर यहाँ 5 का गुणा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नवजात ऑक्सीजन 5 बार बने हुए थे और यहाँ पर हम एक ही ऑक्सीजन का भी उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने 5 से गुणा किया है। अब ये नवजात ऑक्सीजन ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें बच गई वो जोड़ के लिख दीजिए। जैसे 2KMnO4 है तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया है। H2SO4 देखिए यहाँ पे 3 है तो हमने यहाँ पर 3 H2SO4 जो लिया है और यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ 5 H2SO4 बन रहे हैं, तो इसलिए 3 H2SO4 को ये वाले 3 H2SO4 को हम इस 5 H2SO4 में घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 H2SO4 बन गया। और हमारे पास देखिए SO2 कितना बचा है? SO2 में 5 का यहाँ गुणा हो रहा है तो देखिए SO2 5 है और जल देखिए यहाँ पर 3 जल बना था, लेकिन यहाँ पे जल कितना खर्च हुआ है? 1 और यहाँ पर 5 का गुणा हो रहा है यानी 5 जल के अणु खर्च हुए हैं। तो 5 जल के अणु खर्च हुए हैं, केवल 3 ही जल का अणु इधर बना था, तो इसको जब हम पक्षांतर करके घटा देंगे तो इधर जल के कितने अणु बचेंगे? 2 अणु बचेंगे। फिर यहाँ K2SO4 था, हमने यहाँ K2SO4 लिख दिया है। 2MnO4 था, 2MnO4 लिख दिया है और इस प्रकार हमारी ये क्रिया हो गई है। अगली क्रिया थी कि ऑक्जेलिक अम्ल से इसको क्रिया कैसे कराएंगे। तो देखिए फिर वही पहला समीकरण हमारे ऑक्सीकारक गुण का वही है जो हमने अभी आपको ऊपर बताया था। उस समीकरण को लिखने के बाद इस ऑक्जेलिक अम्ल को आप ऐसे समझ लीजिए, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र यही होता है COOH करके, इसी को H2CO4 कहते हैं। देखिए H2 है, C2 है और ऑक्सीजन 4 है। अब जब ये नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो इस नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करते समय यहाँ पर देखिए निकलेगा क्या? ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो इस ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बना लेंगे, यानी ऑक्जेलिक अम्ल का जब भी ऑक्सीकरण होगा तो पहले H2O बन जाएगा और यहाँ ये देखिए दोनों गैसें यानी 2CO2 यहाँ से मुक्त होंगी। तो देखिए यहाँ पे H2CO4 को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया है तो जल का जो एक अणु बना था वो लिख दिया गया है और CO2 के 2 अणु बने थे वो लिख दिया गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन 5 बार बना था और यहाँ आपने एक ही ऑक्सीजन का उपयोग किया है। 5 ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए हम इस समीकरण में 5 से गुणा करेंगे, यह ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें बच गई हैं आप जोड़ के लिख दीजिए। जैसे क्या बच गया है? 2KMnO4 बच गया है, H2SO4 3 बच गया है, हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए H2C2O4 में कितने का गुणा हो रहा है? 5 का गुणा हो रहा है, तो 5 का गुणा होने के नाते यहाँ H2C2O4 में 5 का गुणा किया गया है। फिर यहाँ K2SO4 बना है, यहाँ पर देखिए 2MnO4 बना, वो भी लिख दिया गया है। और जल के अणु देखिए 3 जल के अणु यहाँ बने हैं और यहाँ पर देखिए जल में 5 का गुणा होगा तो नीचे जल के 5 अणु बने हैं और ऊपर 3 अणु बने हैं, तो कुल कितने अणु हो जाएंगे? जल के 8 अणु हो जाएंगे। और यहाँ देखिए 2 CO2 में भी 5 का गुणा होगा तो यहाँ पर 10 CO2 हो जाएगा। अब लास्ट क्रिया आती है कि अम्लीय MnO4 विलयन की सोडियम थायोसल्फेट से क्रिया कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पर आसान है, सबसे पहले वही अपक्रिया जो पिछली बार लिखी गई थी वही आप लिख देंगे। अब जब आप सोडियम थायोसल्फेट जिसका सूत्र होता है Na2H2O3, ठीक है, अगर हम इसका ऑक्सीकरण करने जाएंगे तो इसका ऑक्सीकरण करते समय जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यह तुरंत अपने आप को सोडियम
डाइथायोनेट में बदलता है। सोडियम डाइथायोनेट का सूत्र होता है Na2S2O6। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थे और यहाँ ऑक्सीजन 6 चाहिए, इसका मतलब हमको 3 ऑक्सीजन और चाहिए, तो हम यहाँ 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण में वही देखिए Na2S2O3 को हमने 3 ऑक्सीजन दिया है और वो बन गया है Na2S2O6। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ 5 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इस 5 ऑक्सीजन वाले में हमने देखिए 3 का गुणा किया है और 3 ऑक्सीजन वाले में हमने 5 का गुणा किया है। इससे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन हमारे कट जाएंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें बच गई हैं वो लिख दीजिए, जैसे 2KMnO4 वाला, यहाँ देखिए 3 का गुणा हो रहा है तो 2KMnO4 हो गया 6KMnO4। आपके पास H2SO4 देखिए यहाँ पे 3 है, लेकिन जब 5 का यहाँ गुणा 3 का गुणा हो रहा है तो H2SO4 की कुल संख्या 9 हो जाएगी। यहाँ देखिए Na2S2O3 जो है इसमें कितने का गुणा हो रहा है, 5 का गुणा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5 Na2S2O3। इसके बाद देखिए यहाँ पे K2SO4 में कितने का गुणा हो रहा है, यहाँ पे K2SO4 में 3 का गुणा हो रहा है, हमने K2SO4 को 3 बार लिखा है। 2MnSO4 में भी 3 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको 3 का गुणा करके 6 लिखा है। और Na2S2O6 में 5 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर Na2S2O6 5 बार लिख दिया है। और जल के अणु अगर आप गिनेंगे तो देखिए जल के यहाँ 3 अणु बने थे और उसमें 3 का गुणा हो जाएगा तो जल के 9 अणु हो जाएंगे। इस प्रकार अम्लीय KMnO4 इन चारों पदार्थों से क्रिया कर सकता है। इसके बाद आता है निम्नलिखित यौगिकों के IPSC नाम लिखना है। ये सभी आपके उपसंयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं। इनके नाम लिखने के लिए चलिए पहला नाम आप देखिए, यहाँ पर जो दिया CONH3 का होल 6Cl3, इसका नाम लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो यौगिक हमको दिया गया है उस यौगिक में हम सबसे पहले उस केंद्रीय धातु जो कि कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप यहाँ देखिए इस यौगिक पर कोई आवेश नहीं है तो हम लिखेंगे कि बराबर 0 है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है। जितना आवेश होता है वो बराबर के दाएं पक्ष में लिखते हैं। फिर हम मानेंगे कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या x है। फिर अमोनिया मिला, अमोनिया पे कोई आवेश नहीं होता तो 0 लिखेंगे। और यहाँ देखिए Cl है, एक Cl पे 1 माइनस होता है तो 3 Cl पे 3 माइनस है, तो यानी यहाँ पर हम -3 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +3। इसका साफ मतलब है कि यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। अब जब आपने ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिया उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। इसी बड़े ब्रैकेट में दो चीज़ें होती हैं, लिगेंड है और धातु है। तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ देखिए अमोनिया है, अमोनिया के लिए हम एमीन का यूज़ करेंगे और वो 6 बार है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर इसका नाम हम लिखेंगे हेक्साएमीन। ठीक है, हेक्साएमीन लिखने के बाद आप धातु का नाम लिखेंगे। तो धातु का नाम देखिए हमने लिख दिया कोबाल्ट है और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो 3 लिख दिया। अब जो बाहर Cl है उसके लिए हम क्लोराइड शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी बार हो हम केवल उसका नाम लिखेंगे। यहाँ क्लोरीन 3 बार है तो आप गलती से भी ट्राइक्लोराइड शब्द का यूज़ नहीं करेंगे, आप केवल इसके नाम में क्लोराइड शब्द जोड़ देंगे। अब वो नाम चाहे अंग्रेजी में लिखिए या हिंदी में लिखिए, वो आपकी इच्छा होती है। आते हैं अगले कंपाउंड पे। अगला दिया है TiH2O का होल 6। अब यहाँ पर फिर वही काम करना है कि जो भी यौगिक हमको दिया है हम पहले वहाँ पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरे पर 3+ का आवेश दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे +3। टाइटेनियम की ऑक्सीकरण संख्या हम x मानेंगे और जल पर कोई आवेश नहीं होता है तो यहाँ 0 लिखेंगे। इस हिसाब से x का मान +3 आएगा, यानी टाइटेनियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 है। अब इसमें नाम लिखते समय पहले किसका नाम लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम। लिगेंड जल है और जल के लिए हम एक्वा शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ एक्वा 6 बार है तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम पहले लिखेंगे 6 के लिए हेक्सा और हेक्सा के बाद जल का नाम लिख देंगे एक्वा। इसके बाद टाइटेनियम है, Ti है, चूँकि मंडल पे प्लस है तो धातु का सामान्य नाम चलता है तो Ti को हम लोग टाइटेनियम कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे TiTANIUM यानी टाइटेनियम हो जाएगा। और उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी, 3 आई थी। चूँकि इस यौगिक पर हमको आवेश लिखा हुआ दिया था इसलिए ये आयन के रूप में माना जाएगा, तो पीछे हम एक शब्द लगा देंगे क्या, आयन। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम लिखा है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। आयन क्यों लगाया गया, क्योंकि इस यौगिक में हमको आवेश लगा करके दिया था तो इसको हम आयन का रूप मानते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगले कंपाउंड पे दिया K2NiCN का होल 4। इस यौगिक का नाम लिखना, तो देखिए पूरे यौगिक पे कोई आवेश नहीं है तो सबसे पहले इस पर 0 हो जाएगा। फिर एक पोटेशियम पे देखिए 1+ आवेश होता है, चूँकि यहाँ 2 पोटेशियम है तो यहाँ 2+ होगा।
Na की ऑक्सीकरण संख्या हम x मानेंगे और एक Cn पर एक माइनस आवेश होता है, यहाँ 4 Cn है तो यहाँ -4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। इसका मतलब यहाँ जो निकिल है उस निकिल की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। जब आपको ऑक्सीकरण संख्या पता हो गई है तो ऑक्सीकरण संख्या पता होने के बाद हम इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको बड़े ब्रैकेट के बाहर K मिल गया है तो हम K का नाम लिखेंगे। भले ही K 2 बार है लेकिन आप डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल पोटेशियम का नाम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने पोटेशियम का नाम लिख दिया है। इसके बाद मंडल का नाम शुरू होगा तो मंडल का नाम थोड़ा दूर लिखेंगे। मंडल में 2 चीज़ें होती हैं, केंद्रीय धातु का परमाणु जो निकिल है और Cn यानी लिगेंड है। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। Cn के लिए हम साइनो शब्द का यूज़ करते हैं, CYANO, लेकिन ये 4 बार आया है तो इसके नाम के लिए हम जोड़ेंगे टेट्रासाइनो। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा कि चूंकि यहाँ पर देखिए आपका K पर प्लस था तो इसका मतलब मंडल पे माइनस होगा। अगर मंडल पे माइनस आवेश होता है तो जो उसमें धातु होता है उसका नाम उसके लैटिन वर्ड से लेते हैं और उसमें 8 जोड़ते हैं। तो यहाँ निकिल लिखेंगे, इसका लैटिन नाम होता है निकिल और उसमें 8 जोड़ेंगे तो जाएगा निकलेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी, सेकंड आई थी, तो इसका पूरा नाम होगा टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड। वो नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेशियम के साथ। अब आप इसको चाहे हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, वो आपकी इच्छा होती है। अब आते हैं अगले कंपाउंड पे, वो दिया है प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2। अगर इस यौगिक का हमको नाम लिखना तो सबसे पहले फिर वही काम, ऑक्सीकरण संख्या पहले प्लेटिनम का निकालेंगे। पूरे यौगिक पे कोई आवेश नहीं तो इसको 0 मानेंगे, माना प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या x है। अमोनिया पर कोई आवेश नहीं होता तो 0 है और Cl पे एक माइनस होता है लेकिन यहाँ 2 Cl हैं तो हम -2 करेंगे। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा x का मान +2 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लेटिनम पर +2 का आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ 2 लिगेंड हैं। अमोनिया के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है एमीन और Cl के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है क्लोराइडो। तो चूंकि एमीन की शुरुआत A से होगी तो पहले हम एमीन को वैल्यू देंगे, 2 बार है तो देखिए इसका नाम पहले लिखा गया डाई एमीन। इसके बाद 2 बार क्लोरीन भी है तो इसके लिए देखिए हमने लिखा डाई क्लोराइडो। इसके बाद प्लेटिनम हमने लिखा है, चूँकि आपके मंडल पर कोई आवेश नहीं है तो जब मंडल यानी इस बड़े ब्रैकेट पे कोई आवेश नहीं होता है तो धातु का सामान्य नाम लिखते हैं। तो इसका धातु का सामान्य नाम प्लेटिनम लिख देंगे और प्लेटिनम की अभी हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाला था सेकंड, वो आप यहाँ लिख देंगे तो इस यौगिक का आईपीएससी नाम हो जाएगा। अब आता है अगला कि कैसे परिवर्तित करेंगे। यहाँ पे 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी दिए हैं, हम पहला दिया 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में बदलना है। तो यहाँ साफ आप समझ सकते हैं कि यानी ब्रोमीन को पहले कार्बन से हटा करके दूसरे कार्बन पे लगाना है। तो ब्रोमीन हटाएंगे कैसे, उसके लिए सबसे पहले 1 ब्रोमोप्रोपेन लेंगे। ये देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन का सूत्र होता है CH3 CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH2Br। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको स्ट्रक्चर के जरिए बता दे रहा हूँ। ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन से पहला काम हमको ब्रोमीन को निकालना है तो इसके लिए हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं। अब एल्कोहलिक KOH लेने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पर ब्रोमीन ईजिली हट जाएगा। कैसे, ये देखिए ये जो K है वो इस Br से क्रिया कर लेगा, KBr बनेगा और ये जो OH है वो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा था ये इसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा। अब यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो एक हाइड्रोजन ये और OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। अब जब 2 चीज़ें निकल जाएंगी तो आप बताइए वहाँ बचेगा क्या, वहाँ बचेगा CH3। ठीक है, यहाँ पर बचेगा CH3 और अगले कार्बन का चूंकि हमने एक हाइड्रोजन निकाल लिया है तो यहाँ पर बचेगा CH और यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन हट गया तो केवल 2 हाइड्रोजन बचे हैं तो यानी ये हो जाएगा CH2। अब ये दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड कम हो चुके हैं, सॉरी 2-2 बॉन्ड पूरे हैं तो ये 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए अपने बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो यानी यहाँ पर हमको पहले क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। और जब आपको ये एल्कीन मिल जाए, जिसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, हमको अभी कौन सा एल्कीन मिला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यही मिला है। अब इसको आप क्रिया करा दीजिए HBr से। किससे क्रिया कराएंगे, HBr से। मार्कोनिक ऑफ का रूल लग जाएगा और मार्कोनिक ऑफ के नियमानुसार यहाँ पर जो ऋणात्मक भाग है यानी Br माइनस है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे तो Br चला जाएगा CH के पास और ये चला आएगा यहाँ पर और हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब क्रिया को मैंने समझाया भी है कि सबसे पहले हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन को एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराया, 2 चीज़ें निकल गई थी KBr और H2O और इनको निकलने के बाद हमको मिला था प्रोपोनिन और बाद में उसको हमने HBr से जब क्रिया कराया
तो यहाँ पर ये जो Br था वो चला गया जुड़ने दूसरे कार्बन से मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार, और ये हाइड्रोजन चला है इससे जुड़ने। तो देखिए लास्ट वाले कार्बन के पास यहाँ CH3 हो गया है लास्ट वाले कार्बन के पास, और यहाँ दूसरे कार्बन के पास Br हो गया है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, वहाँ उल्टा करना है। अब 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में बदलना है। तो फिर वही बात है, ब्रोमीन को पहले निकालेंगे और फिर बाद में ब्रोमीन को लगाएंगे। तरीका फिर वही, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने 2 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ये बना लिया है। फिर वही चीज़ जैसे हमने एल्कोहलिक एच लिया था, यहाँ पे एल्कोहलिक एच लिया है। तो ये देखिए ये जो Br है वो K के साथ चला जाएगा, और यहाँ पर इस OH से क्रिया करने के लिए बगल वाले कार्बन का एक H चला आएगा। अब यहाँ से अगर एक H OH के पास क्रिया करने चला आया तो देखिए KBr भी निकल गया और H2O भी निकल गया। अब यहाँ बचेगा क्या, देखिए यहाँ CH3 बचा था, हमने CH3 लिख दिया। यहाँ पर जब Br चला गया तो केवल CH बचा है, CH लिखा, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकला था तो यहाँ पर देखिए CH2, अब इनके बीच डबल बॉन्ड आ गया। अब आप इनको जब HBr से क्रिया कराएंगे तो चूंकि इस बार Br को हमको डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पर कोई ना कोई पेरोक्साइड लेना होता है, जो कि यहाँ बेंजोइल पेरोक्साइड है। अगर आपको नाम नहीं याद होगा तो केवल पेरोक्साइड लिख दीजिएगा। ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम होता है, जिसमें HBr का जो ऋणात्मक भाग है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और ये आपका हाइड्रोजन जो है ये जाके जुड़ेगा CH से। तो देखिए यहाँ मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br, और आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन तैयार हो जाएगा। अब आता है क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में कैसे बदलेंगे। तो देखिए क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में बदलने वाली क्रिया को फिटिंग क्रिया कहते हैं। इसमें आपको क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं और इसको सोडियम धातु से क्रिया करा देना है। तो देखिए यहाँ से ये 2NaCl निकल जाएगा और दोनों फेनिल आके आपस में जुड़ जाएंगे और डाइफेनिल बन जाएगा। अब आते हैं अगली क्रिया में, वहाँ दिया क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कैसे बदलेंगे। तो देखिए क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में बदलने वाली क्रिया का नाम डाउ प्रक्रम होता है। इस क्रिया में हमको करना क्या होता है कि सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ उच्च ताप और उच्च दाब पर क्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, और सोडियम फिनॉक्साइड को बाद में अगर अम्ल से क्रिया करा दिया जाए तो फिनॉल मिलेगा। लेकिन यह क्रिया होती कैसे है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो इस क्रिया में हम जब क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ये देखिए हमने यहाँ बेंजीन लगा के यहाँ पे Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन है। इसको जब आप NaOH से क्रिया कराए थे, देख लीजिए यहाँ पर NaOH के 2 अणु लगे। वो क्यों लगे, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप NaOH के 2 अणु यहाँ पे लेते हैं तो इस क्रिया में यहाँ पर सबसे पहले H2O निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैंने यहाँ H2O निकाला हुआ, माइनस किया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ से निकल जाता है NaCl। ये देखिए ये भी निकल गया, और ये जो हमारा ONA है, यही ONA जा करके बेंजीन पर जुड़ जाएगा। तो देखिए बेंजीन पर जुड़ने कौन आ गया है, ONA आ गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया है। अब जब आप इसको फिर से HCl से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये जो Na होता है वो इस Cl से क्रिया करके HCl बना लेगा, और ये H चला जाएगा O पर जुड़ने के लिए, और आपको फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन में कैसे बदलेंगे और साथ ही साथ एन हेक्सेन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए अगर आपको ग्लूकोज से ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बनाना है तो आप इसके लिए इसको फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, जिसका सूत्र ये होता है। इस क्रिया में ये देखिए ग्लूकोज की संरचना मैंने बना दिया है। अब ये जो O है वो यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। इसको आप निकाल दीजिए, देखिए हमने H2O को निकाल दिया है। अब यहाँ क्या बचा है, देखिए CH बचा है, तो देखिए हमने CH लिखा है। फिर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड भी था, हमने डबल बॉन्ड लगाया है, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो ले जाके डबल बॉन्ड से जोड़ दिया है, और बाकी जितनी चीज़ें जैसी थीं उसको हूबहू वैसे लिख दिया है। हमारा ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन हमको मिल गया है। दूसरा आता है ग्लूकोज को एन हेक्सेन में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज को हम क्रिया कराते हैं लाल फास्फोरस और HI से। उससे होता ये है कि लाल फास्फोरस ये जितने भी आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं वो सारे ऑक्सीजन को वहाँ से वो खींच लेता है। अब ये जब खींच लेगा सारे ऑक्सीजन को, तो आप बताइए कि हमारे पास यहाँ कितने कार्बन बचे हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन बचे हैं। तो यहाँ पर जो 6 कार्बन हैं अगर हम बनाएं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, तो आप यहाँ देखिए सबसे ऊपर वाले कार्बन का एक बॉन्ड पूरा है, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पर जो HI है ये अपने आप को तोड़ के लगातार वहाँ से हाइड्रोजन की सप्लाई करेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे। इसके नीचे वाले कार्बन के देखिए 2 बंध पूरे दिखाई दे रहे हैं, तो इसको 2 हाइड्रोजन और चाहिए। इसके निचले बंध के भी 2 बंध पूरे हैं, और कार्बन 4 बंध बनाता है, तो यानी 2 बंध और चाहिए। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और लास्ट वाले कार्बन को हम हाइड्रोजन 3 देंगे। इस प्रकार हमारा नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। अब अगले समीकरण पे आते हैं। अगला समीकरण हमारा है
कि एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है वह 373.0832 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। आपको वहाँ केबी यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया है और मोलर द्रव्यमान भी दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन वान हाफ गुणांक को लेकर के चलेगा। अगर आप वान हाफ गुणांक को नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे जाइएगा, उसमें एक चैप्टर मैंने पूरी तरीके से वीडियो बना करके रखा है सॉल्यूशन का, उसमें 8वें भाग को देखिएगा, वहाँ पे आपको वान हाफ गुणांक मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप वान हाफ गुणांक नहीं जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं लगा पाएंगे। फिलहाल हम आपको समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे वान हाफ गुणांक कैसे निकाला जाता है, क्या चीज़ होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है बेरियम क्लोराइड का भार दिया है, तो ये जो भार दिया है यानी ये स्मॉल डब्लू दिया है, और 1 किलोग्राम जल दिया है। 1 किलोग्राम जल मतलब ये कैपिटल डब्लू विलायक का भार है, जिसको अगर हम ग्राम में लिखें तो ये 1000 ग्राम होगा। क्योंकि पहला वाले पदार्थ के भी भार को ग्राम में दिया है तो दूसरे पदार्थ को भी हम ग्राम में बदलेंगे। यहाँ पर देखिए विलयन का क्वथनांक दिया है। विलयन के क्वथनांक को हम लिखते हैं किससे, टीबी से लिखते हैं, ये आपको दिया है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, जिसको अगर हम केल्विन में बदलें तो उसके लिए 273 जोड़ेंगे तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा यानी अल्फा निकालनी है, केबी का मान दिया है, और यहाँ पर मोलर द्रव्यमान दिया है जिसको हम लिखते हैं स्मॉल एम से। तो देखिए यहाँ पर एक आसान सी चीज़ जानिए कि यहाँ पर आपको क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीबी का एक सूत्र मिलेगा। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। और चूंकि BaCl2 आयनित होता है, अपने आयनों में टूटता है, तो आपको अपने सूत्र में यहाँ वान हाफ गुणांक यानी आई को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डेल्टा टीबी को ही निकालते हैं। तो डेल्टा टीबी निकालने के लिए हमको करना क्या होता है कि टीबी में से यानी टीबी का ये जो मान दिया है इसमें से टीबी नॉट को घटाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर 373.0832 में से आपको 373 को माइनस करना है, तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.0832 केल्विन। तो देखिए ये डेल्टा टीबी का मान आपको पता चल गया है। साथ ही साथ केबी का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ था प्रश्न में, यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ। स्मॉल डब्लू का मान आपको यहाँ 12.48 ग्राम दिया है। कैपिटल डब्लू का मान जो कि हमने 1000 ग्राम निकाला था वो भी दिया है, और स्मॉल एम का मान ये मोलर द्रव्यमान दिया है। अब जब आप ये सारी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा वान हाफ गुणांक का मान। ठीक है, वान हाफ गुणांक का मान पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले मान लिया है कि मान लेते हैं बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा अल्फा है। स्मॉल डब्लू का मान दिया था, कैपिटल डब्लू का मान किलोग्राम में दिया था जिसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया है। विलयन का क्वथनांक दिया है, शुद्ध जल का यानी शुद्ध विलाय का क्वथनांक हमने अपने पास से रखा है, और यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन निकाल लिया। ठीक है, मोलर द्रव्यमान भी आपको जो दिया था यहाँ पे देखिए वो मैंने लिख दिया है, और जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी दिया था वो हमने रख करके फिर हमने सूत्र लगाया, वही सूत्र जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। यहाँ देखिए वान हाफ गुणांक को मैंने मेंशन किया क्योंकि वह पदार्थ अपने आयनों में टूटता है। अगर वो पदार्थ अपने आयनों में नहीं टूटता तो हम यहाँ आई को नहीं लिखते, बाकी सूत्र के जितने भी व्यंजक हैं वो लिख देते। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से वान हाफ गुणांक का मान कितना आ गया, आई बराबर 2.67। लेकिन हमको वान हाफ गुणांक नहीं चाहिए, हमको चाहिए वियोजन की मात्रा जिसको हमने अल्फा से प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BaCl2 को आयनों में तोड़ेंगे। देखिए हमने BaCl2 का आयनन या वियोजन कर दिया है। वियोजन करने के बाद वान हाफ गुणांक में और वियोजन की मात्रा में एक संबंध होता है, वो सूत्र होता है अल्फा बराबर I-1 डिवाइडेड बाई N-1। यहाँ I क्या है, I है वान हाफ गुणांक जिसका मान आपको पता है, और N है वियोजन के बाद आयनों की संख्या। तो देखिए BaCl2 शुरू में 1 था, लेकिन टूटने के बाद कितना हुआ, 1 यहाँ हुआ और 2 देखिए यहाँ हुआ, तो कुल कितना हो गया, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो गया, वही ये N का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने अल्फ़ा बराबर I का मान देखिए रख दिया है, और N का मान देखिए नीचे हमने 3 लिख दिया है, सॉल्व किया है, और यहाँ पर अल्फ़ा का मान आ गया 0.835, और यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप ऊपर का क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक क्वेश्चन और करना होता है। अब यहाँ दिया है NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2% विलयन के संपराश्री है, NaCl के वान हाफ गुणांक की गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पर साफ मतलब ये है कि दोनों विलयन अगर संपराश्री हैं तो संपराश्री विलयनों का पराशर दाब क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रश्न में यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो एक पदार्थ तो ऐसा है जो आयनित होता है, और दूसरा पदार्थ जो ग्लूकोज है वो आयनों में नहीं टूटता है।
तो एक के लिए हमको अपने सूत्र में वान हाफ गुणांक बढ़ाना पड़ेगा और दूसरे में नहीं। पहले आप जान जाइए, पराशर दाब का सूत्र होता है पाई बराबर CRT, लेकिन ये सूत्र किसके लिए लग सकता है? ग्लूकोज के लिए, क्योंकि वो अपने आयनों में नहीं टूटता है। अगर मैं NaCl के लिए यही सूत्र लगाऊंगा तो इसके सूत्र में हमको I को बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। यहाँ पे आप ऐसे करिएगा कि सबसे पहले NaCl के लिए उसका 1.2% दिया है, यानी यहाँ पर NaCl का भार हो जाएगा 1.2 ग्राम, ठीक है। और जो विलियन का आयतन है परसेंट के हिसाब से, यानी विलियन जो हमारा V है वो हमारा हो जाएगा 100 ml, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले मोलर सांद्रता निकालेंगे, किसकी? NaCl विलियन की। उसके लिए क्या करना है कि जो आपको यहाँ पर भार दिया है इसको आपको अणुभार से भाग करके पहले इसकी मोलर सांद्रता निकालनी होगी, ठीक है। अब जब मोलर सांद्रता इसकी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? NaCl का भार दिया है और इसको हम भाग करेंगे इसके अणुभार से। NaCl का अणुभार होता है 58.5। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे निकाला जाता है। तो आपको यहाँ पर मोल निकल जाएंगे, और जब आपको मोल पता हो गया तो देखिए आयतन यहाँ 100 ml दिया है, आप इसको लीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर, ठीक है। अब आपको मोल जो मिला है, ये जो आपको मोल मिला है 1.2 डिवाइडेड बाई 58.5, इसको जैसे ही आप इस लीटर से भाग करेंगे तो आपको यहाँ पर मोलर सांद्रता का मान मिल जाएगा। मोलर सांद्रता का मान आप अगर यहाँ निकाल लिए तो आप एक सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, पाई बराबर CRT होता है, ठीक है। जब आप मोलर सांद्रता का मान निकाल लेंगे तो मोलर सांद्रता निकालने के बाद आप यहाँ पर सूत्र लगाएंगे पाई बराबर CRT, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि NaCl का पराशर दाब अगर पाई 1 है तो इसकी सांद्रता कितनी होगी? C1 होगी। और R और T सभी विलयनों के लिए एक जैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ताप स्थिर है तो T में कोई परिवर्तन नहीं है, वो जितना NaCl के लिए होगा उतना ही ग्लूकोज के लिए। इसी प्रकार से आप ग्लूकोज विलयन का देखिए 7.2 ग्राम दिया है, तो ग्लूकोज का 7.2 ग्राम दिया तो इसका ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। यहाँ पर इसके मोल पता कर लेंगे। परसेंट में दिया तो यानी विलियन का आयतन कितना है? विलियन का आयतन आपका 100 ml है, जिसको आप 0.1 लीटर कर लेंगे। अब जैसे ही मोल को आप लीटर से भाग करेंगे तो मोलरता निकल गई, यानी मोलर सांद्रता निकल गई। फिर आप यहाँ भी सूत्र लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू CRT। मान लेंगे कि ग्लूकोज विलियन के पराशर दाब पाई 2 है तो इसकी सांद्रता भी C2 होगी, और R और T सबके लिए एक जैसा होगा। अब यहाँ पर चूंकि दोनों विलयन समपराश्री हैं तो आपको पाई 1 और पाई 2 को बराबर दिखाना होगा, और पाई 1 पाई 2 को जब बराबर दिखाएंगे तो दोनों का मान जैसे ही आप रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर लिखे हैं कि NaCl के 1.2% विलियन का अर्थ ये है कि 100 मिलीलीटर विलियन में NaCl का भार 1.2 ग्राम है। तो देखिए मैंने NaCl का भार लिया। NaCl का अणुभार कैसे निकाला? सोडियम का परमाणु भार देखिए 23 होता है और क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। इन दोनों को जोड़ा तो ये 58.5 आ जाएगा। NaCl के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? भार बटा अणुभार। भार देखिए 1.2 ग्राम दिया है, अणुभार 58.5 है, तो यहाँ पर इसके मोल आ गए हैं। देखिए विलयन के आयतन को भी मैंने लीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और उसके बाद हमने NaCl विलयन की मोलर सांद्रता, जिसको हमने C1 माना है, उसको सॉल्व किया है मोलों की संख्या को आयतन से भाग करके। जब इसको मैं सॉल्व किया तो देखिए C1 का मान आ गया है। C1 का मान 0.2 आया है, तो हमने क्या किया है, NaCl का लगभग पूर्ण आयनन होता है। अब अगर NaCl का पूर्ण आयनन होता है निम्नलिखित प्रकार से, कैसे NaCl टूटेगा वो देखना रहता है। हालांकि यहाँ पर चूँकि कोई काम इस सेंटेंस का नहीं है, आप इसको ना ही लिखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद NaCl विलयन का पराशर दाब अगर हमको निकालना है तो सूत्र हमारा क्या होगा? पाई 1 बराबर I जरूर लिखिएगा क्योंकि NaCl टूटता है, I C1RT। तो पाई 1 बराबर देखिए I का मान हमको निकालना है, C1 का मान 0.2 आया है और RT दोनों के लिए एक जैसा है, तो इसका मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमको पाई 1 का मान पता चल गया है। इसी तरीके से ग्लूकोज के 7.2% विलियन का अर्थ क्या है कि 100 मिलीलीटर विलियन में ग्लूकोज का भार 7.2 ग्राम है, तो हमने ग्लूकोज का भार लिखा। ग्लूकोज का अणुभार निकाला कैसे? यहाँ देखिए 6 कार्बन है तो हमने 6 गुणे कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, फिर 12 हाइड्रोजन है तो 12 गुणे 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, और 6 ऑक्सीजन है तो 6 में हमने 1 ऑक्सीजन जिसका परमाणु भार 16 होता है गुणा किया, और यहाँ पर ग्लूकोज का अणुभार 180 आ गया। जब अणुभार आ गया तो भार बटा अणुभार करके हमने मोल निकाल लिया है। विलयन का आयतन जो कि 100 ml है, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, और इसके बाद इसकी भी मोलर सांद्रता को हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर इसकी जो मोलर सांद्रता आएगा वो C2 बराबर 0.04 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो यहाँ पर आ गया है। अब ग्लूकोज विलयन का जब पराशर दाब निकालेंगे तो पाई 2 बराबर C2RT होगा। यहाँ हमने I क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ग्लूकोज कभी भी आयनों में टूटता ही नहीं है, तो इसके लिए वान हाफ गुणांक लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ से पाई 2 का मान पता चल गया।
चूँकि दोनों विलयन समप्रासरी हैं तो समप्रासरी मतलब दोनों का पराश्रय दाब यानी पाई 1 बराबर पाई 2 होगा। अब हमने समीकरण 1 और 2 से पाई 1 पाई 2 का मान रख दिया है, तो देखिए पाई 1 का मान इतना आया था और पाई 2 का इतना आया था। अब ये आर टी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आई गुणे 0.2 बराबर 0.4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणांक का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम लिखना है। जैसे फिनॉल का अगर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में ब्रोमिनन करना है तो यहाँ केवल अभिकर्मक का नाम लिखना, समीकरण नहीं। फिर भी आप जान जाइए, अगर हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल को हम ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं, यानी यहाँ लिखते हैं Br2 और साथ ही साथ लेते हैं H2O, तो होता क्या है, फिनॉल का ब्रोमिनन करने पर यह फिनॉल जो होता है वो आर्थो और पैरा सभी पे ब्रोमीन को जोड़ लेता है और यहाँ पर बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो इसमें अभिकर्मक का नाम लिखना है, तो यहाँ हमारा अभिकर्मक कौन है, ब्रोमीन जल है। तो इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें प्रयुक्त अभिकर्मक हमारा कौन है, ब्रोमीन जल है। ठीक है, दूसरा दिया है बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो देखिए किसी भी अल्कोहल से अगर आपको अम्ल बनाना होता है तो उसका सबसे आसान तरीका होता है आपको ये ऑक्सीकारक पदार्थ लेने। जैसे बेंजील अल्कोहल का सूत्र क्या होता है कि आप यहाँ पर बेंजीन पर आपने CH2OH लगा दिया, ये बेंजील अल्कोहल है। और हमको अगर यहाँ पर बनाना है बेंजोइक अम्ल, तो इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम कोई भी ऑक्सीकारक पदार्थ ले लेते हैं। अब हमारे पास दो बेहतरीन ऑक्सीकारक पदार्थ कौन कौन होते हैं वो याद रखिएगा, या तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से कोई ले लीजिएगा। सपोज़ कीजिए कि हमने यहाँ पर लिया है KMnO4 और साथ ही साथ क्या ले लिया है, H2SO4। अगर आपकी इच्छा करेगी पोटेशियम डाइक्रोमेट लेने की तो वो लीजिएगा। इस क्रिया में होता क्या है, यहाँ पर दो नवजात ऑक्सीजन आएंगे और वो करते क्या हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये H2O निकल जाएगा। ये अगर H2O निकल गया तो यहाँ H2O के निकलने के बाद ये जो दोनों ऑक्सीजन हैं वो जा कर के यहाँ जुड़ जाएंगे और देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है और बीच में अगर दो ऑक्सीजन आ गए तो ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन और बीच में दो ऑक्सीजन आ गए, बन गया बेंजोइक अम्ल। तो इसके लिए अभिकर्मक कौन सा लिया हमने, अम्लीय KMnO4 या आप चाहें तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं। तो देखिए दूसरे आंसर में हमने उस अभिकर्मक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, वहाँ दिया है प्रोपीन टू आल का प्रोपीन में निर्जलन करना है। एल्कोहल का अगर आपको किसी भी एल्कोहल का निर्जलन करना है, जैसे प्रोपेन टू ऑल है, तो मैं प्रोपेन टू ऑल का यहाँ पे पहले आपको स्ट्रक्चर के जरिए समझाता हूँ। ये आपका प्रोपेन टू ऑल है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रोपेन टू ऑल हो गया। इसका निर्जलन करना है यानी जल सोखना है, तो इसके लिए हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल करता क्या है कि यहाँ पर यहाँ से ये देखिए यही जल सोख लेगा यानी निर्जल बना देगा। अब ये निकल गया अगर, तो इसके निकलने के बाद देखिए आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा CH3, वो मैं लिख दूंगा। अगले यहाँ देखिए यहाँ पे CH केवल बचा अगले कार्बन पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे CH। और यहाँ पर इस कार्बन के पास केवल देखिए दो हाइड्रोजन बचे हैं, तो यहाँ पर हम इस कार्बन पर रख देंगे दो हाइड्रोजन। अब आप अगर इन दोनों कार्बन को आप देखें तो दोनों ही कार्बन के डबल बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, केवल दो ही बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, जबकि इनके 4 बंध पूरे होने चाहिए। तो ये आपस के बीच डबल बॉन्ड बनाएंगे और जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इसका मतलब ये प्रोपीन में बदल जाएंगे। तो उस प्रोपेन टू ऑल को प्रोपीन में बदलने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, H2SO4 का। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन है, तो जो अपकर्मक है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला दिया ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल बनाना है। ओन का मतलब ये क्या है, ओन का मतलब ये है आपका एक प्रकार का कीटोन। तो ब्यूटेन टू ओन का स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर यही है, CH3 CH2 CO CH3, ये ब्यूटेन टू ओन है। और इससे हमको ब्यूटेन टू ऑल बनाना है, तो इसका मतलब उस ऑक्सीजन पे हमको हाइड्रोजन जोड़ना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं H2, किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में। अब उससे क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पर ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ठीक है, ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये किस प्रकार यहाँ पे क्रिया करेंगे, इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन और यहाँ पर जो दूसरा हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो चला जाता है इस ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए। क्यों, क्योंकि इन डबल बॉन्ड में यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो पाई बंध कमज़ोर होने के चलते टूट जाएगा और जैसे ही टूटेगा तो इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन पे जुड़ने और दूसरा हाइड्रोजन चला आएगा इस कार्बन पे जुड़ने। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा CH3, फिर हो जाएगा CH2। अब देखिए ऊपर कार्बन पर एक OH है और एक हाइड्रोजन नीचे चलाएगा जुड़ने और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो ये हमारा ब्यूटेन टू ऑल हो गया है। इसके लिए हमने लिया क्या है, इसके लिए हमने लिया हाइड्रोजन किसके साथ,
निकेल उत्प्रेरक के साथ, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि हमारा अभिकर्मक इसके लिए हाइड्रोजन है निकेल की उपस्थिति में। अब आता है प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण करना है। तो देखिए अभी कुछ देर पहले ही आपको मैंने बताया था कि किसी भी एल्कोहल का अगर अम्ल में ऑक्सीकरण करना है तो आपको लेना क्या चाहिए, या तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ भी देखिए प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, RCH2OH है। और आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, RCOOH। तो इसके लिए आप अम्लीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 कुछ भी ले लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम K2Cr2O7 और H2SO4 लेते हैं तो ये ऑक्सीकारक पदार्थ है। इनकी उपस्थिति में क्या होता है, ये लगातार आपको ऑक्सीजन देंगे क्योंकि ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। अब उसकी उपस्थिति में होता ये है कि यहाँ से ये जो H2O है ये निकल जाएगा और इस H2O की जगह पर ये जो 2 ऑक्सीजन हैं ये यहाँ जुड़ने चले जाएंगे। अगर ये ऑक्सीजन जुड़ने चले गए तो यहाँ बनेगा क्या, RCH, और बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे तो बनेगा RCOOH, यानी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके लिए जो उत्प्रेरक प्रयोग होता है वो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय KMnO4 होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैसे पहला दिया रेमंड टीमैन अपक्रिया क्या है। तो देखिए रेमंड टीमैन अपक्रिया में होता ये है कि जब आप फिनॉल को या तो क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा दिए या कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया कराइए और साथ में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, तो या तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है या सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसी अपक्रिया को हम रेमंड टीमैन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उन अपक्रियाओं को दर्शाया भी गया है। ये देखिए फिनॉल को आपने क्रिया कराया क्लोरोफॉर्म से या कार्बन टेट्राक्लोराइड से और साथ में NaOH लिया है, तो या तो आपको सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है या सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। इसी अपक्रिया को हम रेमंड टीमैन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगली क्रिया में। यहाँ दिया विलियमसन संश्लेषण विधि क्या होती है। तो देखिए विलियमसन संश्लेषण विधि काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है ईथरों को बनाने की। कैसे बनता है, इसके लिए आप ले लीजिए सोडियम एल्कोक्साइड जिसका सूत्र होता है RONA होता है, और इसकी क्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड से करा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, क्योंकि इसमें भी एल्किल समूह और इसमें भी एल्किल समूह है, तो यहाँ पे हम डैश लगा दे रहे हैं ताकि दोनों एल्किल समूह में अंतर हो। अब इस क्रिया में होता यह है कि ये जो Na है वो इस हैलोजन से क्रिया करके NaX बना के चला जाएगा और मेरे पास बचेगा ROR- यानी क्या बचेगा, ईथर। अब इन R की जगह पे आप CH3 C2H5 किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह एक बेहतरीन विधि होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ईथर प्राप्त होता है और इसको विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इस विधि का उपयोग हम सरल ईथर बनाने में भी कर सकते हैं और मिश्रित ईथर। ये सरल ईथर क्या होता है, ये देखिए अगर ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों ही समूह एक जैसे होते हैं तो ये सरल ईथर है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों समूह एक जैसे नहीं हैं तो ये मिश्रित ईथर है। और विलियमसन संश्लेषण एक बेहतरीन विधि होती है दोनों ही प्रकार के ईथर को बनाने में। अगला फिर हमको दिया है कि सेल अपक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है आप सबको मालूम है, विद्युत वाहक बल को हम E0 सेल कहते हैं। अब E0 सेल कैसे निकलेगा, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में E0 सेल का मान निकालना, यानी विद्युत वाहक बल का अगर आपको मान निकालना है, ई सेल का मान निकालना है, तो सबसे पहले E0 सेल निकालेंगे। अब E0 सेल कैसे निकलेगा, तो याद रखिएगा ये जो बीच में आपको समांतर रेखाएं दिखाई दे रही है ये साल्ट ब्रिज को बताता है। इसके दाहिनी तरफ जो है बाईं तरफ जो है ये आपका एनोड कहलाता है और दाईं तरफ जो ये होता है वो आपका कैथोड कहलाता है। तो पहले हम दोनों का समीकरण बनाएंगे। यहाँ देखिए एनोड पर कॉपर से कॉपर डबल प्लस बन रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे Cu से बनाएंगे Cu डबल प्लस। इसको बैलेंस करेंगे तो हमको दाएं साइड में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। और बाएं तरफ जो हमारा कैथोड है, कैथोड में Ag प्लस से Ag बन रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर अगर Ag प्लस से Ag बनाएंगे तो इस बार हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन को बराबर करें तो नीचे वाले समीकरण में हमको 2 से गुणा करना होगा, और जब 2 से गुणा करके हम फाइनल समीकरण बनाएंगे तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और बचेगा क्या, देखिए ऊपर बचा है कॉपर, कॉपर के साथ बचा है क्या, 2 Ag बचा है, और यहाँ पर बन जाएगा Cu डबल प्लस और यहाँ बन जाएगा 2 Ag। ठीक है, अब ये समीकरण हमारा तैयार हो गया है। समीकरण तैयार होने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर निकालेंगे E0 सेल और उसके बाद तब निकालेंगे हम E सेल। कैसे, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, वही समीकरण जो भी आपको बताया था वो हमने लिख दिया है। अब इसके बाद E0 सेल निकालेंगे।
ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? इसके लिए कैथोड के ई नॉट में से, यानी कैथोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसमें से एनोड के विभव को हम घटाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कैथोड कौन है? सिल्वर है, और एनोड कौन है? हमारा कॉपर है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ई नॉट जब भी लिखेगा तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, भले ही यहाँ कॉपर से कॉपर डबल प्लस बन रहा है, लेकिन जब हम यहाँ ई नॉट लिखते हैं तो उच्च चार्ज को पहले, यानी ज़्यादा आवेश वाले को पहले और कम आवेश वाले को बाद में लिखते हैं। अब देखिए, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ये वैल्यू रख दीजिएगा, और वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर ई नॉट सेल का मान मिल गया। जब ई नॉट सेल का मान मिल गया तो आप नर्नस्ट समीकरण का उपयोग करेंगे। नर्नस्ट समीकरण आप पढ़े होंगे, यहाँ पर होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के बाद इन राइट साइड में जो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसमें जिस पर आवेश होता है उसको आप ऊपर लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए एजी पर आवेश है, तो एजी को हमने लिखा, और एजी की संख्या यहाँ 2 बार है, तो जितने की संख्या होती है हम उतने का यहाँ पे घात बना देते हैं। अब आपको वैल्यू खाली यहाँ रखनी है। तो देखिए, ई नॉट सेल का मान अभी आपने निकाला है प्लस 0.46, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। यन क्या है? यन है इलेक्ट्रोड अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रत्येक अपक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं? 2, तो वही इस यन का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए, यन का मान हमने 2 रख दिया है, और साथ ही साथ ये कॉपर की सांद्रता और सिल्वर आयन की सांद्रता ये कहाँ से मिली है? देखिए, ये प्रश्न में आपको दिया था कि कॉपर आयन की जो सांद्रता है वो यहाँ पर दिया है 1, और यहाँ पर सिल्वर आयन की भी सांद्रता, यानी सिल्वर आयन जिस विलयन में है उसकी सांद्रता 1 मोल है, तो दोनों का 1 मोल है, वो वैल्यू हमने यहाँ रख दिया है। इसके बाद इसको सॉल्व किया है, तो देखो सॉल्व करने के बाद यहाँ log 1 आ जाएगा, और log 1 का जो मान होता है वो 0 होता है। अब 0 में इस नंबर का गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद जब उसको घटाएंगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू मिली है वो हमारे सेल विभव का मान हो जाएगा, जिसको हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपको दिक्कत होता है लगाने में, तो वहाँ बोर्ड में एक और क्वेश्चन भी अथवा करके था कि डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब यहाँ पर आपको ई नॉट सेल दिया है, वो वैल्यू आपको 1.1 वोल्ट दिया है, और कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए आपको मानक गिब्स ऊर्जा का गणना करना है। तो देखिए, मानक गिब्स ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हमको एनोड और कैथोड को अलग करना पड़ेगा। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, तो ये देखिए Zn से जो Zn डबल प्लस बना है यही आपका एनोड है। तो हम यहाँ लिख देंगे Zn से Zn डबल प्लस जो बना 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका एनोड का हो गया, और कॉपर डबल प्लस से जो कॉपर बना है ये आपका कैथोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपर डबल प्लस, और इससे जब कॉपर बनाएंगे तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो ये देखिए यहाँ बचेगा Zn प्लस Cu डबल प्लस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ Zn डबल प्लस और Cu हमने इधर लिख दिया है। इस अपक्रिया को लिखने का मुख्य कारण ये है कि हमको यहाँ पर ये देखना था कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड अपक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, ये हमारे यन का मान होता है। अब आप देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब क्या होता है? ये होता है आपका ई नॉट सेल। ई नॉट सेल दिया है, यन का मान हमको पता चल गया कि 2 है। अब अगर गिब्स ऊर्जा निकालना है तो गिब्स ऊर्जा का एक सूत्र होता है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, माइनस एन का मान 2 है, फैराडे नियतांक का मान 96,500 कूलाम होता है, और ई नॉट सेल का मान 1.1 वोल्ट दिया है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो जूल प्रति मोल में आएगा। अगर आप चाहें तो जूल प्रति मोल में ही आंसर को रहने दें, या अगर आप चाहें तो उसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखने का क्या तरीका है? देखिए, यहाँ पर हमने एनोड और कैथोड को पृथक किया, पूर्ण सेल अपक्रिया बना लिया, और पूर्ण सेल अपक्रिया बनाने के बाद हमने यहाँ पर ये देखिए 1.1 वोल्ट जो दिया है, इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा कि ई नॉट सेल बराबर 1.1 वोल्ट। ठीक है, आप ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ लिखेगा ई नॉट सेल बराबर 1.1 वोल्ट। अब इसका डेल्टा जी नॉट का समीकरण देखिए लगाएंगे, वही जो मैंने बताया था, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ जो मिलेगा आपको वो जूल प्रति मोल में मिलेगा। आप चाहें तो इसको किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दीजिएगा, तो आपका ये आंसर किलो जूल में आ जाएगा, वरना आप जूल प्रति मोल में भी आंसर को लिख के छोड़ सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या होता है जब, और केवल समीकरण देना है। यहाँ पहला दिया है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं। तो देखिए, अगर आप कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करेंगे तो आपको एस्टल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन ये मिला कैसे, इसको समझाने के लिए आप इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो कैल्शियम एसीटेट है, ये देखिए कैल्शियम है, हमने यहाँ लिख दिया।
CH3COO का होल ट्वाइस मतलब CH3COO 2 बार है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट में देखिए कैल्शियम के साथ यहाँ HCOO, ये देखिए HCOO लिखा है 2 बार, तो हमने लिख दिया है। इस क्रिया में आपको करना क्या होता है, इस क्रिया में आपको यहाँ पर केवल और केवल ये इतना हिस्सा जो होता है वो अलग कर देना होता है। अब इसको जब आप अलग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए होता ये है कि जो आपका पहला कार्बन है, सॉरी पहला कैल्शियम है, ये कैल्शियम जो ये वाला है इसको पूरा ऊपर का हिस्सा दे दीजिए, तो देखिए ये बना लेगा CaCO3। और इस कैल्शियम को जो दूसरा कैल्शियम है इसको निचला हिस्सा दे दीजिए, तो देखिए ये भी CaCO3 बना लेगा, तो CaCO3 2 बार बन जाएगा। अब आपके पास यहाँ क्या बचा है, देखिए इस साइड में बचा है CH3 और इस साइड में बचा है CHO। यहाँ भी देखिए CH3 बचा है और क्या बचा है CHO, तो यानी CH3 CHO कितनी बार मिलेगा, 2 बार, और हमारा पहला समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा दिया है एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आश्रित करते हैं, तो देखिए जब भी आप एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आश्रित यानी गर्म करेंगे तो मेसिटिलीन बनता है और उसका स्ट्रक्चर हमारा ये होता है। फिर आया अगला, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर एसीटोन का जो सूत्र होता है वो होता है CH3 और यहाँ पर हम लिख देंगे CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा। अब आपको मालूम है ये जो डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होगा, पाई होगा, तो जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है, ठीक है। अब इसकी क्रिया किससे करानी है, इसकी क्रिया हमको करानी है, एसीटोन की क्रिया करानी क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, आपको मैं स्ट्रक्चर बना के समझा दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और यह क्रिया KOH की उपस्थिति में होती है, यानी क्षार की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया में होता ये है कि इन डबल बॉन्ड में से आपको एक बॉन्ड को गायब करना है, जो पाई बॉन्ड है, तो अगर मैं उसको गायब कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ पर देखिए कार्बन हो जाएगा और कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन होगा क्योंकि एक बॉन्ड मैंने गायब कर दिया है। अब ये जो H है वो चला जाएगा ऑक्सीजन पे जुड़ने, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन के पास मैंने H जोड़ दिया है और बाकी जो हिस्सा CCl3 का बचा है ये चला आएगा कार्बन से जुड़ने, तो इस कार्बन से जुड़ने चला आएगा CCl3 और जो यौगिक ये बना है इसका नाम होता है क्लोरीटोन। तो देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को बताया गया है, जब हमने एसीटोन से क्रिया कराया तो आपको एक बॉन्ड गायब करना है, इस H को जोड़ देना ऑक्सीजन पे, तो देखिए H ऑक्सीजन के पास चला गया और जो CCl3 बचा है वो नीचे जोड़ दीजिए और क्लोरीटोन हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला दिया फॉर्मिक अम्ल को अगर हम फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखिए जब हम फॉर्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तो यह फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देगा। अब आप देखिए इस क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर 2 बार है, यहाँ कॉपर 1 बार था, तो हम इस चीज़ को समीकरण के जरिए समझाएं। ये देखिए हमारा फॉर्मिक अम्ल है, इसको जब मैंने फेलिंग विलयन से क्रिया कराया जहाँ से क्रिया करने के लिए CuO आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलयन को बदल देता है Cu2O में। अब यहाँ देखिए कॉपर 2 है, यहाँ कॉपर 1 है, तो हमने यहाँ 2 से गुणा कर दिया। अब अगर 2 से गुणा कर दिया तो इसको मैं कॉपर के दोनों ऑक्साइड को अलग लिख के समझाता हूँ। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ CuO ये कितनी बार हो गया, 2 बार। अब इस क्रिया में देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो Cu2O है ये अलग हो चुका है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये इन दोनों हाइड्रोजन से क्रिया करके, ये देखिए दोनों हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन क्रिया करके बना लेगा H2O, तो H2O भी मिल गया, Cu2O मिल गया और बचा क्या है CO2, ये भी मिल जाएगा, यानी H2O मिलेगा, CO2 मिलेगा और Cu2O मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर वही 3 चीज़ें मिली, H2O, CO2 और Cu2O। अगला दिया है कि फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के सांद्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तो देखिए कैनिजारो क्रिया है। जब आप फॉर्मेल्डिहाइड को, जिसका सूत्र क्या होता है HCHO होता है, इसको NaOH के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसके 2 अणुओं में से एक अणु का अपचयन होता है और दूसरे अणु का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब आपको इसका एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ कि आप इसका उत्पाद कैसे लिखोगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, आपको ये जो CHO दिखाई दे रहा है ना, एक बार इस CHO की जगह पे आप COON लिख दीजिएगा और दूसरी बार यहीं पर लिख दीजिएगा CH2OH करके। तो चलिए यहाँ जो 2 अणु हैं उसमें से पहले अणु में हम यश तो लिखेंगे, लेकिन CHO की जगह पे हम लिख देंगे COONA, तो यहाँ पर मिलेगा HCOONA। और जब मैं दूसरे अणु को लिखूँगा, क्योंकि यहाँ 2 अणु थे, तो दूसरे अणु के भी H को मैं लिखूँगा, लेकिन दूसरी बार यहाँ पर लिखूँगा CH2
OH करके आप चाहें तो इसको मिला के CH3OH भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए अगर इतने को पढ़ेंगे तो ये CH3OH भी कहलाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे वही चीज़ें किया है, CH3OH बन गया है और HCOONA बन गया है। अब आता है कि अथवा करके अगर आप ऊपर के क्वेश्चन को नहीं करना चाह रहे हैं तो आप बेंजाइन संघनन, परकिंस अपक्रिया और क्रॉस कैनिजारी अपक्रिया को कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बेंजाइन संघनन बताते हैं कि बेंजाइन संघनन क्या होता है। बेंजाइन संघनन में हम जब बेंजल्डिहाइड को यहाँ पर क्रिया कराते हैं, बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के अल्कोहली विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजाइन प्राप्त होता है। ये बेंजाइन कैसे प्राप्त होता है तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दो डबल बॉन्ड है। इन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड को गायब कर देना है। अब पाई बॉन्ड अगर मैं गायब कर दूँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। देखिए H है और यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और ये जो दूसरा अणु बेंजल्डिहाइड का है, यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ C6H5, फिर मैं लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिख रहा हूँ H। अब आपको करना क्या है कि ये वाला जो H है दूसरे वाले बेंजल्डिहाइड का, वो H ला करके इस ऑक्सीजन को दे देना है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, चलिए बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर H आ गया यहाँ पर और कार्बन से ये सामने जुड़ जाएगा दूसरा वाला कार्बन और यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो यौगिक, इसका नाम बेंजाइन होता है। क्योंकि इस यौगिक में इस अपक्रिया में बेंजाइन मिला है इसलिए इस अपक्रिया को हम बेंजाइन संघनन कहते हैं। तो इसमें आपको केवल और केवल क्या करना हुआ, आपको करना केवल ये था कि ये एक बॉन्ड को गायब करके हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ देना था और बाकी जो हिस्सा है वो ले जाके इस कार्बन पे जोड़ देना था और देखिए हमारे यहाँ पे बेंजाइन तैयार हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी क्रिया दिया था कि परकिंस अपक्रिया किसको कहते हैं। तो देखिए परकिंस अपक्रिया में बेंजल्डिहाइड को आपको सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करना। ये देखिए आप बेंजल्डिहाइड लिया आपने, ये देखिए बेंजल्डिहाइड है, इसको आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म कर दीजिए सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में तो सिनेमिक अम्ल मिलता है और इसी अपक्रिया को हम परकिंस अपक्रिया के नाम से जानते हैं। लेकिन ये अपक्रिया होती कैसे है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये अपक्रिया एक्चुअल में दो पदों में होती है। कैसे, सबसे पहले आप यहाँ बेंजल्डिहाइड लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने लिख दिया है CHO, थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ बेंजल्डिहाइड लेंगे, ये देखिए बेंजल्डिहाइड है बेंजीन, यहाँ मैंने लिख दिया C, ऊपर लगा दिया H और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। अब ये जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लिखा है CH3, इस CH3 को मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ H2 और CH करके, ये हो गया CH3। उसके बाद CO है, CO के बाद फिर क्या था, O था, O के बाद फिर CO था और CO के बाद CH3 था और यह क्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में हुई। इस क्रिया में आपको करना ये होता है कि केवल यहाँ से H2O निकाल दीजिएगा। अगर आप H2O को निकाल देंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, यहाँ पर हमारा बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। अब आप देखिए बेंजीन के ऊपर बचा क्या है, CH बचा है, देखिए यहाँ पे CH बचा है और डबल बॉन्ड बचा है। फिर डबल बॉन्ड के बाद ये जो हिस्सा बच गया वो लिख जाइए, क्या बच गया है CH, फिर क्या बच गया है CO, CO के बाद कौन बच गया है O और O के बाद फिर बच गया COCH3, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं COCH3, ठीक है। और प्लस क्या निकल गया है, प्लस निकल गया है H2O। अब ये जो दोनों चीज़ें निकली हैं ना, इनको फिर वापस बुलाइए। जब आप इनको दोबारा वापस बुलाएंगे तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए जो चीज़ हमारी बनी हुई थी CH, ये जो चीज़ें बनी है वही मैं लिख रहा हूँ। CH डबल बॉन्ड, फिर क्या था CH था, फिर यहाँ पर था C डबल O था, फिर यहाँ पर क्या था CO था और फिर यहाँ पर CH3 था, यही तो है। अब इसको जब ये जो जल निकला है, इस जल को इस बार मैं H और OH करके लिख दे रहा हूँ। अब इस क्रिया में देखिए होता क्या है, इस क्रिया में मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ से ये इतना हिस्सा आपको निकाल के अलग कर देना है। क्या निकल गया, ये देखिए यहाँ पर निकल गया है CH3COOH और ये जो H है ये ले जाके यहाँ पे जोड़ देंगे तो एसिटिक अम्ल निकल गया है। और जो बच गया है, जैसे ही आप यहाँ H लगाएंगे, इस H को यहाँ लगाएंगे, यही आपका सिनेमिक अम्ल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिनेमिक अम्ल का ये जो सूत्र बना है और साथ ही ये जो एसिटिक अम्ल आया है, यही परकिंस अपक्रिया में होता है। अब अगली अपक्रिया दिया क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। ये क्या है भाई, तो क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया में आपको सिंपली ये करना होता है कि आप ऐसे एल्डिहाइड को लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन दोनों एल्डिहाइड एक जैसे नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए हमने क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड लिया है।
अब इसमें क्या होता है कि कैनिजारो क्रिया में एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु का अपचयन होता है। चूँकि यहाँ दोनों अलग अलग एल्डिहाइड हैं तो यहाँ आप एक ट्रिक याद रखिएगा, मैंने इससे संबंधित वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और नहीं तो एक इजी ट्रिक याद रखिएगा कि इसमें जो छोटा अणु होता है उसका ऑक्सीकरण करना है। मतलब जो छोटा अणु है उसके CHO की जगह पे आपको लिखना होगा COONA, लेकिन ये कौन से अणु के लिए लिखना होगा? जो अणु छोटा होगा। और जो बड़ा अणु होगा उसके CHO की जगह पे आपको CH2OH लिखना होगा, जो बड़ा अणु होगा। तो आप देखिए यहाँ पे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में जो हमारा बड़ा अणु है वो है बेंजल्डिहाइड। तो इसके CHO की जगह पे देखिए हमने CH2OH लिखा है। और HCHO देखिए छोटा अणु है तो उसके CHO की जगह पे हमको क्या लिखना है? COONA। तो देखिए यहाँ पर उसके CHO की जगह पर हमने COONA रखा है। एक अणु का अपचयन होता है एल्कोहल में और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है अम्ल के लवण में। ऐसे ही मान लेते हैं एक और क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पैरामेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड दिया है और फॉर्मल्डिहाइड दिया है। ये देखिए छोटा अणु है तो छोटे अणु के CHO की जगह पे हमको COONA लिखना है और बड़े अणु के CHO की जगह पे हमको CH2OH लिख देना है। और यहाँ पर याद रखिएगा जो छोटा अणु होता है वो सक्रिय होता है, तो इसीलिए उसका हम ऑक्सीकरण करते हैं अम्ल के लवण में, और जो बड़ा अणु होता है उसका अपचयन करते हैं हम एल्कोहल में। तो यहाँ क्रॉस कैनिजारो में इसी चीज़ को बताया गया है कि जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो जो कम सक्रिय एल्डिहाइड के अणु होता है उसका अपचयन होता है एल्कोहल में, और जो अधिक सक्रिय एल्डिहाइड यानी जो छोटा अणु होता है उसका ऑक्सीकरण होता है संगतवशीय अम्ल के लवण में। इसी अपक्रिया को हम क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।